आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। 80% से ज़्यादा जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो फीमेल्स में होता है। कैल्शियम का मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए शरीर में, जिसको कहते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तो उस सूरत में क्या करना है? जो कई बार लोगों की यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाती है तो लोग प्रोटीन को पूरी तरह से अपने डाइट से निकाल देते हैं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र नाथ वर्मा, रियल न्यूज़ के कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में मेरे साथ आज मौजूद हैं BHU बनारस के ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ काफ़ी अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। ये महीने में 4-5 दिन के लिए मोतिहारी आते हैं। इनसे हम जानेंगे हड्डी रोग से संबंधित जो भी बीमारी है, क्योंकि आजकल हर ग्रुप के लोगों को, हर उम्र के लोगों को हड्डी से संबंधित कोई ना कोई बीमारी है। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर आनंद सौरभ से। डॉक्टर साहब, रियल न्यूज़ में आपका काफ़ी स्वागत। नमस्कार आप सब लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं डॉक्टर आनंद सौरभ हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने MS की पढ़ाई अपनी IMS BHU की जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से की है, और मैंने फर्दर अपनी आगे की पढ़ाई UK और स्विट्ज़रलैंड और बाकी और सब जगहों से सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई की। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि आपने बताया, कि बहुत कॉमन बीमारी है जी। चर्चा चल रही है ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर के। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है आज। अगर हम लोग इसके बर्डन की बात करें तो लगभग 80 मिलियन पॉपुलेशन जो है इंडिया की, ये ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित है। मतलब 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं। अब ये बीमारी है क्या और कैसे हो सकती है और कैसे इसको पहचानें? है क्या कि WHO ने एक डिफिनीशन बना रखा है इसका, कि आप सामान्यतः समझिए आम आदमी की भाषा में, कि अगर किसी व्यक्ति की हड्डी की जो डेंसिटी है, हड्डी का जो घनत्व है, अगर उस नॉर्मल एक जवान व्यक्ति के हड्डी के घनत्व से उसको हम लोग मेज़र करते हैं, अगर उसका हड्डी का घनत्व 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे चला जाता है तो हम लोग उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगर कॉमन वर्ड में हम लोग समझें तो हड्डी के क्षरण को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अब ये एक और बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ इसमें जो पाई गई है रिसर्च में, जो हम लोगों ने भी BHU में काफ़ी रिसर्च किया इस पर, कि 80% से ज़्यादा जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो फीमेल्स में होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग के भारतीय परिवेश में जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो जनरली न्यूट्रिशन से इग्नोर्ड हो जाती हैं। एक बड़ा पॉपुलेशन है जो कि न्यूट्रिशन उतना नहीं ले पाता है, और महिलाओं को ऐसे भी बहुत सारा काम होता है। सन एक्सपोजर का कम होना ये भी एक रीज़न है, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे जैसे जब मेनोपॉज होता है, यानी कि जब मासिक धर्म समाप्त होता है, उसके बाद से PMS जिसको बोलते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है कि जब मासिक धर्म समाप्त होता है तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। जो शरीर के लिए अच्छे हार्मोन हैं, जो कि हड्डी के घनत्व को बना के रखते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो उससे अचानक से हड्डी का जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इवन अब हम लोग पा रहे हैं कि कम उम्र के इवन बच्चों में भी इंडिया में ये हो रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस ना होकर ऑस्टियोपीनिया मिल रहा है। मतलब हड्डी का क्षरण स्टार्ट हो जा रहा है, जिसको कि ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो भी मिल रहा है हम लोगों को। तो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों मिला दे तो हम लोग को लग रहा है 15 मिलियन तक बर्डन है अभी इंडिया में। तो ये काफ़ी एक ऐसी बीमारी आजकल है जो कि ओल्ड एज पॉपुलेशन को खासकर प्रभावित कर रही है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत ही विस्तार से बताया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कैसे इसका निदान किया जाए, क्या प्रिकॉशन रखा जाए? देखिए, ये इस बीमारी में एक और चीज़ ये है कि ये बीमारी कई बार जब हम लोग देखते हैं, पेशेंट्स में आते हैं हम लोगों के पास, तो जनरली ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस, उसके ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। मोस्टली ये स्पाइन के वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स या फिर हिप के कूल्हे के टूटने के बाद ये पहुंचते हैं। तो शुरुआत में इस बीमारी का कोई लक्षण ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं कि ये लक्षण होंगे तो आप पहुंच जाएं इसको लेकर के, ठीक। तो हम लोगों को ये देखना है कि जब भी आप अप्रोचिंग 45 के ऊपर जा रहे हैं, 45 साल 50 साल के ऊपर आप पहुंच रहे हैं, तो अपने बॉडी के चेंजेस को पहचानिए।
जैसे हमारा जो प्राचीन सभ्यता थी कि हम लोग धूप में निकल करके योग करते थे, व्यायाम करते थे, ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं अब। तो इससे खासा फर्क पड़ा है हम लोग की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो यूएस और यूके वाली जो लाइफस्टाइल है वो यहाँ पे आ गई है। लोग दिन भर एसी में रहते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एसी में चलते हैं, एसी कार में चलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसको लेकर के ये बीमारी और बढ़ती जा रही है। तो लक्षण, जहाँ तक बात है लक्षण की, तो हम लोग को अपने बॉडीली चेंजेस को पहचानना होगा। कई बार सीवियर बैक पेन लेके लोग पहुँचते हैं, तो हम लोग जब एमआरआई या एक्सरे कराते हैं तो देखते हैं वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स है। तो मोस्टली ये पेशेंट्स ऐसे पहुँचते हैं जब कुछ कॉम्प्लिकेशन उसका हो जाता है। तो हम लोगों को ये देखना होगा, खासकर फीमेल्स के केस में, कि 45 के बाद अपने बॉडी की एक स्पेशलिस्ट से जांच कराएं, अपने बॉडी की चेंजेस को समझें, और इसको हम लोग कम से कम स्तर पे उसको रोक करके और दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपने काफ़ी डिटेल से बताया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर इसका निदान क्या है, इसका इलाज क्या है, हमारे पेशेंट को क्या प्रिकॉशन रखना है? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करना इम्पॉर्टेंट है, और उसको उस हिसाब से हम लोग अगर ट्रीट करें तो कम्प्लीटली ये रिवर्ट हो सकती है ये चीज़। मतलब इसको हम लोग बदल सकते हैं इस चीज़ को, और आगे कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग निदान, हम लोगों के पास उपाय अभी उपलब्ध है। बहुत सारी दवाएं हैं हम लोग पास, बैटरी ऑफ जो है मेडिसिन्स हैं, शुरुआत से लेकर के ऊपर तक। जैसे जनरली हम लोग कैल्शियम डाइट हम लोग को अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये फीमेल्स में, यहाँ इंडिया में ये भी पाया गया है कि करीब 70% फीमेल्स में विटामिन डी की बहुत सीवियर कमी है। ये भी बहुत सारे रिसर्च में हम लोगों ने पाया है। तो विटामिन डी लेवल अपना मेंटेन करें, सन एक्सपोजर ले। 11 बजे से 3 बजे के बीच में जो सूरज की किरणें आती हैं वो काफ़ी रिच होती हैं। ऐसी किरणें जब हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होता है। तो सन एक्सपोजर लें 11 से 3 के बीच में, कम से कम आधे घंटे तो कम से कम रोज़ लें। प्रॉपर व्यायाम करें, अगर व्यायाम ना कर सकते हैं तो कम से कम आधे घंटे जरूर टहले। WHO का एक गाइडलाइंस है कि हफ्ते में व्यक्ति को कम से कम 3 घंटे जो है हफ्ते में उसको वॉकिंग करनी चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको हम लोग अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कैल्शियम डी के बारे में, तो कई बार ये हमने सुना है, देखा भी है, कैल्शियम तो बहुत ही नेसेसरी है बॉडी के लिए, बोन्स के लिए। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि कैल्शियम का मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए शरीर में, जिसको कहते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तो उस सूरत में क्या करना है? हाँ, देखिए, कोई भी जो आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको आप ओवर द काउंटर लेकर के खाएं या दवा दुकान से लेकर के अपने मन से खाने लगे। यहीं पे एक एक्सपर्ट की आवश्यकता, उसकी ज़रूरत समाप्त हो गई, ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। डोज टाइट्रेशन बहुत, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया हाइपर कैल्सीमिया, तो ये हाइपर कैल्सीमिया जनरली हाइपर विटामिनोसिस डी के चलते हो सकती है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है, खासकर भारतीय परिवेश में। तो ये जब किडनी की बीमारी, जब CKD जिसको बोलते हैं, उस केसेस में ऐसे पाया गया है कि हाइपर कैल्सीमिया और कैल्सिनोसिस क्राइसिस वगैरह चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग का डाइट बहुत ही पुअर है कैल्शियम और विटामिन डी में। तो हम लोग को डाइट अपनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, व्यायाम करने की ज़रूरत है, सन एक्सपोजर लेने की ज़रूरत है, और अपने वृद्धों का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक हम लोग बोलते हैं फॉल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल। जो ओल्ड एज के लोग हैं, ऑस्टियोपोरोसिस चलते हैं, उनके कूल्हे के टूटने की जो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये भी पाया गया है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति जिसका कि कूल्हा टूट गया है तो उसकी मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब उसके जिंदगी की समाप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप उसको ट्रीट भी कर देते हैं तब भी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस तमाम बीमारियों को जो है अपने साथ ले करके आता है, तो हम लोगों को इसको निदान कर सकते हैं। और जैसे दवाओं के बारे में मैंने बोला, तो कैल्शियम और विटामिन डी ये तो शुरुआती चीज़ें हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग आजकल जो है डोनेसुमैब दे रहे हैं वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स रोकने के लिए। ये 6 महीने में एक बार आप लगा सकते हैं इसको। काफ़ी कॉस्टली था पहले, 50-50 हज़ार का आता था, अब तो बहुत करीब 10-12 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका कोई स्पेशलिस्ट ने देखा, पाया कि ऑस्टियोपोरोसिस स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग इसको दे सकते हैं। उसके अलावा भी अभी पैराथायराइड हार्मोन का यूज़ हम लोग काफ़ी कर रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। उसके अलावा हम लोग बिसफॉस्फोनेट्स का भी यूज करते हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं जो कि नाम है इनका, साइंटिफिक नाम है, तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसको टाइटर उस हिसाब से करते हैं, जब जिस दवा की ज़रूरत होती है उस दवा को यूज़ करते हैं, तो इसका निदान संभव है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड का हाँ
ये बोन से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसमें इसका क्या रोल है? ये बहुत ही कॉमन एक फाइंडिंग मिलती है कि गांव देहात में भी हम लोगों के जो रूरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी कई बार पेशेंट्स का यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं और उसमें वो वैल्यू बढ़ी आती है और उसको यूरिक एसिड की दवा स्टार्ट कर दी जाती है। जनरली हाइपर यूरिसीमिया जो एक बीमारी है, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये बहुत सारे तरह से हो सकता है। जनरली क्या होता है, अगर हम लोग साइंटिफिक टर्म में बात करें तो यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एक तरह का हम लोग का, जो हम लोग की मेटाबॉलिज्म हुई उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसमें यूरिक एसिड को हम लोग मानते हैं। और किडनी में ये क्षमता होती है कि उसको बाहर निकाल सकता है बॉडी से। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अंडर सेक्रेटर होता है, मतलब कि वो किडनी से अपने यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल सकता है, तो वो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने लगता है। और कई बार होता है ओवर प्रोड्यूसर होता है, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है। तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि बस यूरिक एसिड की रिपोर्ट को देखकर कि वो 6 से बढ़ा है, 7 से बढ़ा है और दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिक एसिड लेवल 4 भी होता है और हमको हाइपर यूरिसीमिया के साइंस मिलते हैं, टॉफी गाउटी मिलती है, गाउट के साइंस मिलते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डिक्टम नहीं है कि अगर यूरिक एसिड लेवल 7 से ज़्यादा है तो आप दवाएं स्टार्ट करें। यहाँ पे आपका रोल आता है कि आप एक्सपर्ट से मिलें। जनरली अगर कोई व्यक्ति 50-60 साल से ऊपर का है और उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि और भी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। बस उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये मैं स्ट्रेस हमेशा देना चाहूँगा कि केवल यूरिक एसिड लेवल के वैल्यू को देख करके दवा कभी स्टार्ट ना करें। हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल 5 हो लेकिन आपको दवा की ज़रूरत हो सकता है आपका यूरिक एसिड लेवल 8 हो लेकिन आपको दवा की ज़रूरत ना हो। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। एक जनरल नोशन जो है कि यूरिक एसिड नहीं हुआ है, ये बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है हम लोगों का। तो ये चेंज होनी चाहिए। कई बार ठंड जो है लोगों को अनबियरेबल होती है, कि कई लोगों को ठंड में बीमारियां बढ़ जाती हैं। जनरली मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेज जो है ठंड में काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, समय के हिसाब से जैसे मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में यूरिक एसिड लेवल में थोड़ा चेंजेस रहता है, लेकिन कोई मौसम ऐसा नहीं है जिस मौसम में यूरिक एसिड बढ़ जाए। अच्छा, वो आपके खान पान पे ही डिपेंड करता है। और दूसरी एक और मिसकंसेप्शन मैं क्लियर आज करना चाहूँगा, जो कई बार लोगों की यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाती है तो लोग प्रोटीन को पूरी तरह से अपने डाइट से निकाल देते हैं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। मैं बार बार स्ट्रेस देकर बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो इंडियन डाइट है डेट इज़ पुअर इन प्रोटीन इटसेल्फ। ये प्रोटीन में कभी उतना ज़्यादा कभी नहीं रहा हम लोग का प्रोटीन डाइट। इसमें बस आप कुछ निकाल सकते हैं तो आप अपना जो रेड मीट है उसका कंजम्पशन एकदम कम कर दीजिए। आप दाल खाना नहीं बंद करें, आप बाकी और चीज़ें जो जैसे खा रहे थे वैसे खाना आप खा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि दूध भी मना कर दिया जाता है, दूध पनीर ये सब। हाँ, पनीर अवॉइड कर सकते हैं। मैं बहुत रिच जो डाइट है उसको अवॉइड कर, नॉर्मल डाइट में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। आप जितना दाल खाते थे उतना दाल खा सकते हैं अभी भी। बस रेड मीट, वाइन, बियर और जो आपकी गरिष्ठ चीज़ें जिसको हम लोग बोलते हैं उसको अवॉइड करें। चीज़, बटर, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। ये यूरिक एसिड का जो है ये अगर पेशेंट को होता है तो क्या उसका कोई एज ग्रुप होता है, कोई ऐसी उम्र में ही जाके होती है ये बीमारी, या जनरल ये कॉमन है? देखिए, जो हाइपर यूरिसेमिया जिसको गाउट बोलते हैं, जी गाउट, तो गाउट जनरली एक हम लोग देखते हैं कि यंग पेशेंट्स में होता है, जो ट्रू गाउट जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो जवान जो पेशेंट होता है, मेल पेशेंट होता है, जो कि जनरली अपना रूटीन लोग गड़बड़ कर देते हैं आजकल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में। तो इन सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट हो जा रहा है आजकल अर्ली एज में। तो इन सब चीज़ों में देखा हम लोगों ने कि हाइपर यूरिसेमिया काफ़ी कॉमन हो गया है। तो यंग एज में जनरली लोग एक मोनो आर्टिकुलर स्वेलिंग लेकर के, मतलब किसी एक जॉइंट की, जनरली अंगूठे की, पैर के अंगूठे की सूजन, या फिर हाथ की सूजन, या फिर हो सकता है घुटने की सूजन, या फिर कंधे की सूजन। ये काफ़ी तेज दर्द होता है और सूजन इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग एक कॉमन टर्म हम लोग ये बोलते हैं कि व्हेन वी कैन नॉट रेस्ट ब्लैंकेट ऑन दैट, मतलब एक पतला सा चादर भी उस अगर पैर पे आप रखेंगे तो पेशेंट चिल्लाने लगेगा। अच्छा। इतना ज़्यादा दर्द हो सकता है इस केस में।
तो इसको तुरंत आप लोग जाएं और इस तरह की किसी को भी रहती है अगर तकलीफ तो एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और तुरंत इसका निदान करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक्यूट गाउट जो है एपिसोड वो क्रोनिक गाउट में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं वहाँ पे जो हड्डी के जॉइंट को ख़राब कर सकते हैं आपके, और ये डैमेज एक बार अगर हो गया तो ये परमानेंट हो जाता है। तो इसको अर्ली स्टेज में रोक करके निदान करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे दर्शक जो हैं, उनको काफ़ी जानकारी मिली है। जो कुछ मिसकंसेप्शन था, कन्फ्यूजन था, वो भी आपने बड़ा अच्छा तरीके से इसको क्लियर किया है। रियल न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। मैं आ रहा हूँ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात 9 बजे।